हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से मैं आपका फर्स्ट ईयर का भी एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास। इसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, कई सत्र से ये प्रयास कर रहा था कि फर्स्ट ईयर का जो है एक बैच स्टार्ट किया जाए। काफ़ी बच्चे भी कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करिए, लेकिन थोड़ा व्यस्तता के कारण हाई स्कूल और नाइन्थ के बैच से ही छुट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए फर्स्ट ईयर का नहीं हो पाया स्टार्ट। लेकिन इस बार प्रयास है कि शायद फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट करूं, फर्स्ट ईयर की क्लास लूँ एक। तो इसी क्रम में आज मैं कक्षा 11 में जो हमारा सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर में चैप्टर हमारा है सरल रेखाएं। ओके, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमारा हाई स्कूल का पहले का जो एनसीईआरटी के पहले का जो हमारा सिलेबस था उसमें ये चैप्टर था सरल रेखा, और उससे बहुत ही हमको फ़ायदा भी मिलता था। क्योंकि अगर बच्चे जब पढ़ते थे और उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो उनको बहुत ही फ़ायदा मिलता था इससे। तो इसलिए अब थोड़ा सा ये नया हो जाएगा कि जो बच्चे 10th में इसको नहीं पढ़े हैं वो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, उनके लिए थोड़ा समझना ज़्यादा पड़ेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये थोड़ा सा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से भी टच में रहेगा। जो आपने हाई स्कूल में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है उसके जो फार्मूले पढ़े हैं उनका यूज़ लगभग यहाँ पे होगा। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं जो कक्षा 10 के जो सरल रेखा से रिलेटेड फार्मूले हैं उनको मैं आज बता रहा हूँ। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने इसके पहले पढ़ा था 10th में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जब कोई दो बिंदु होते हैं समतल में A और B मान लीजिए ये, और इसके निर्देशांक x1, y1 है और इसके x2, y2 थे, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस हम निकालते थे इसको d से डिनोट करते थे, और इसको फाइंड करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते थे। d बराबर √x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, देखिए ये यहाँ पे मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ये 10th का है, अब पढ़ चुके हैं आप लोग। अब यहाँ पे हम इसको सीधे बता रहे हैं कि इन फार्मूलों का यूज़ यहाँ पे भी होगा, फर्स्ट ईयर में भी इसका है, ठीक है ना। दूसरा था कि अगर कोई रेखाखंड है, कोई रेखाखंड है और जिस रेखाखंड के शीर्षों के निर्देशांक यही मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 हैं, और एक कोई तीसरा बिंदु है P जो इस दिए गए रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। मान लीजिए P हमारा, हम इसको हटा देते हैं, मान लीजिए P ये है और इस अंतः विभाजन के निर्देशांक x, y हैं, तो हम P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे अंतः विभाजन के, तो उसका सूत्र होता था, क्योंकि ये जो P था इस रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में बांटता है। तो जब ये M1 और M2 के रेशियो में इसको बांटेगा तो जो हमारा सूत्र होगा वो होगा x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ओके, इसी तरीके से y बराबर निकालेंगे तो y बराबर होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये जो x और y है, ये x और y निर्देशांक होते हैं। जो आपको पता है x अक्ष और y इस पे चली गई दूरियां होती हैं। x अक्ष पे जो चली गई दूरी होती है उसको हम x से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम भुज कहते हैं, जिसको एक्सिसा कहते हैं। और जो y एक्सिस पे जो डिस्टेंस हम चलते हैं, जो दूरी तय करते हैं, उसको हम कोटि कहते हैं, उसको हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी x अक्ष पे चली गई दूरी एक्सिसा और y अक्ष पे चली गई दूरी ऑर्डिनेट्स, इसका मतलब भुज और कोटि जिसे हम कहते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगर
यही रेखाखंड AB है और ये तीसरा बिंदु इस बार अगर बाहर यहाँ P है तो ये निर्देशांक वही रहेंगे, x1 y1 x2 y2 और ये xy है। आप देख रहे हो इस चित्र में कि जो बिंदु P हमारा है ये अब रेखाखंड AB के बाहर बिलोंग कर रहा है, और जैसे ही AB के बाहर चला गया इसको हम y विभाजन कहेंगे, और y विभाजन में बिंदु P हमेशा बाहर ही रेखाखंड को काटता है। इस स्थिति में बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो भी xy होंगे, लेकिन इसका सूत्र बदल जाएगा। जब भी y विभाजन होगा उस स्थिति में यही फार्मूला होगा, परंतु चिन्ह हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा y बराबर, सॉरी देखिए y यहाँ लिख गया है, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर आता है कि अगर कोई रेखाखंड AB दी हुई है और इसका कोई मध्य बिंदु P है, देखिए सब AB ही रेखाखंड ले रहे हैं, सबके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है और P के निर्देशांक x, y है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए तीनों का अलग अलग है, ये अंता विभाजित कर रहा है, इसमें बीच में नहीं होगा, ये अलग अलग है, ये y भाजन है, रेखाखंड AB के बाहर P होगा और ये रेखाखंड AB के बीच में P होगा। ये मध्य बिंदु है, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्लियर? फिर इसके बाद में आता है मध्य बिंदु का जो सूत्र है वो है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर आता है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। ये त्रिभुज है, इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ये जो है निर्देशांक हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके केंद्रक के निर्देशांक बताने। तो केंद्रक के निर्देशांक का मतलब, वो पहली चीज बात करते हैं केंद्रक क्या है। त्रिभुज का केंद्रक जो होता है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, अंतःकोण, और 3 ही इनकी माध्यिकाएं होती हैं। तो माध्यिका क्या होती? शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है उसे हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ओके स्टूडेंट? किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। ठीक? तो जब त्रिभुज की भुजाएं 3 होती हैं, शीर्ष 3 होते हैं, अंतःकोण 3 होते हैं, तो 3 माध्यिकाएं भी होंगी, क्योंकि 3 शीर्ष होते हैं और प्रत्येक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो ये तीनों माध्यिकाएं होंगी। और ये माध्यिका जिस एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समझिएगा, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसको हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, जिसको सेंट्रॉइड कहा जाता है, सेंट्रॉइड। ओके, ये हो गया त्रिभुज की का केंद्रक। और त्रिभुज का जो केंद्रक होता है ये प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, कंपटीशन भी पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटता है? तो 2:1 के अनुपात में बांटता है। और इस प्रकार त्रिभुज के जब शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो इसके केंद्रक का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर, x का मतलब भुज, ये x, y है, इसको हम केंद्रक है, इसको मान लीजिए हम O से प्रदर्शित करते हैं, तो O बराबर x, y, तो x का जो मान भुज आएगा वो कहाँ से आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसी भी त्रिभुज के जब तीनों शीर्ष ज्ञात होते हैं तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। इसको हमने लिखा है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
ओके स्टूडेंट, आप चाहें तो इस प्रकार भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो आप ऐसे लिख दीजिए 1/2, 2 ब्रैकेट लगाइए, माइनस लगाइए, ये x1 x2 x3, ओके, y1 y2 y3। अब जो हमारा सीक्वेंस होता है 1 2 3 लिखा है 2 3 1 का, ये x में ये y में, तो देखिए 1 2 3, अब इसके साथ y को 2 3 1 कर दीजिए तो y2 y3 y1। अब यहाँ पर y में लिखा है 1 2 3, तो x में कर दिए x2 x3 x1। तो सूत्र क्या बना, 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है, जब कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है, उस कंडीशन में त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो होते हैं वो संरेख हो जाते हैं। संरेख हो जाते, संरेख का मतलब हुआ तीनों बिंदु एक रेखा में आ जाते हैं, कोलिनियर जिसको कहते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। इफ 3 पॉइंट्स आर लाई इन अ लाइन देन इट इज कॉल्ड कोलिनियर, संरेख। अगर तीनों बिंदु एक रेखा में होते हैं, लाई करते हैं, तो उस स्थिति को हम संरेख की स्थिति कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो संरेख का मतलब ये हुआ। और संरेख की स्थिति में त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो इसका मतलब कि त्रिभुज के दिए गए बिंदु क्या हैं, तीनों शीर्ष संरेख हैं। क्लियर, अब आगे आते हैं। अब इसके बाद में है बिंदुपथ। बिंदुपथ एक डेफिनीशन से पहले समझ लीजिए, बिंदुपथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिंदुपथ का मतलब होता है बिंदुओं से बना हुआ पथ। जैसे वृत्त, वृत्त भी क्या है, बिंदुओं से बना हुआ पथ है। बात समझ रहे, बिंदुओं से बना हुआ पथ है, क्योंकि जब एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर दिए गए किसी बिंदु के द्वारा भ्रमण करने पर जो रचना होती है, जो आकृति बनती है, उसको हम वृत्त कहते हैं। क्योंकि जो स्थिर बिंदु होता है वो उस वृत्त का केंद्र होता है, और जो स्थिर दूरी होती है वो उस वृत्त की त्रिज्या होती है, और उसके द्वारा जो चला गया पथ होता है वो वृत्त की परिधि होती है, उसी को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है ना। तो बिंदुपथ का मतलब हुआ जब कोई बिंदु किसी दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत गति करता है, भ्रमण करता है, तो उसे हम बिंदुपथ कहते हैं। क्लियर, मतलब इफ एनी पॉइंट्स आर रोटेट in a given condition then it is called बिंदुपथ। ओके, बिंदुपथ का मतलब हुआ कि जब कोई बिंदु किसी दिए गए नियम प्रतिबंध के अंतर्गत गति करता है तो उसको हम बिंदुपथ कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो आज जनरल सी चीज़ें थी, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले की चीज़ें हैं, इनको मैंने आज आपको बताया है। अब इसके आगे हम सबसे पहले जो लेंगे वो है हमारी मूल बिंदु का प्रतिस्थापन। मूल बिंदु का प्रतिस्थापन, ठीक है ना। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, एक 10th की और एक फर्स्ट ईयर की, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया है। और देखते रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे वाले वीडियो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे 9th के हों, चाहे 10th के हों, आपको मिलते रहेंगे। और कॉलेज में भी मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है कल से। मैं कल से मिलूँगा आपको 2:30 से 3 के बीच। ओके, थैंक यू।